क्या हो अगर आप अपनी खुद की लिखी कहानी में फंस जाएं और वो भी एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में जो खुद आपकी ही प्लानिंग के मुताबिक मरने वाला है। यही होता है द रोमांस ऑफ टाइगर एंड रोज में। कहानी की शुरुआत होती है हुआनियन सिटी से, जो कि एक फीमेल डोमिनेटेड सिटी होती है, एकदम अपोजिट स्वानहु सिटी से। स्वानहु सिटी वार में डिफीट हो जाता है, तो इसलिए वहाँ का यंग मास्टर यानी हमारा हीरो हान शुओ हुआनियन सिटी में यहाँ की प्रिंसेस से शादी करने के लिए और यहाँ रहने के लिए आता है। यहाँ की जनता उसके बारे में बुरा बोल रही है, यानी सोसाइटी के 4 लोग कह रही है कि हान शुओ दिखने में हैंडसम तो है पर जल्दी मर जाएगा क्योंकि इसे हार्ट डिजीज है। ये शादी के नाम पे हमारी माइंस हड़पने आया है। स्वानहु सिटी हमसे बहुत पीछे है। स्वानहु सिटी के लोग अपने आप को समझते क्या है, ऐसा ही बड़ा बुरा बोल ही रही होती है कि अरे ये कौन हमारे पास आ गया। हाँ, तो ये है हमारे स्टोरी की सेकंड कैरेक्टर छन छियन, जो कि पक्का कुछ कांड करके भागी रही होगी। तो कहानी की अगली घड़ी में आप लोग देखेंगे जैसे हमारी जिंदगी में कोई ना कोई बाधा पड़ाव में आ ही जाती है, वैसे ही इसके घोड़े के सामने एक काट आ जाता है और अरे ये उड़ गई हमारी पापा की परी। तो हान शुओ जो कि हमारे स्टोरी का हीरो होता है, खतरे को सूंघ लेता है और वो भी उड़ने लग जाता है अपनी हीरोइनिटी को दिखाने के लिए। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे एक प्रिंस ने प्रिंसेस को बचा लिया, कितना रोमांटिक सीन है। जबकि नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी परी रियल बैडी होती है और उसको धक्का दे देती है और फिर दोनों जब लैंड हो जाते हैं तो दोनों के बीच में एक इंट्रोडक्शन होता है। फिर छियन को याद आता है कि हमारी सिटी में एक यंग मास्टर आने वाला है जो कि हम में से किसी एक प्रिंसेस से शादी करेगा। फिर उसको लगता है ओह माय गॉड, तुम तो अब मुझसे ही शादी करोगे, ये कहने के कि ये तो थर्ड प्रिंसेस है, ये तो हमारे प्लान में नहीं है। पर जबकि छियन ने इनको कह ही दिया है कि ये अब हान शुओ से शादी करेंगी, तो ये लोग अब उसको मना नहीं कर सकते हैं, पर कोशिश करते हैं कि ये अपनी बातों को पीछे ले ले। इसीलिए हमारा हान शुओ नाटक करने लग जाता है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है। फिर उसका सर्वेंट छियन को बताता है कि हमारे यंग मास्टर को एक हार्ट डिजीज है और वो बहुत ही जल्द मरने वाली है, इसलिए आप अपने शब्दों को वापस ले लीजिए। पर छियन नहीं मानती है और पोस्ट हाउस में रहने के लिए कह देती है। तो जब वो लोग पोस्ट हाउस में चले जाते हैं तो हान शुओ का सर्वेंट छियन के बारे में बताता है कि एक बहुत ही स्पॉइल्ड प्रिंसेस है और वो उसको सोचता है कि हमारे प्लान को सक्सेस में लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और बूम, आपको क्या लगा ये क्या हो रहा है? हाँ, तो ये है हमारी कहानी की मेन स्टोरी जो कि है, ये है हमारी स्क्रिप्ट राइटर। तो अभी तक हम एक हिस्टोरिकल ड्रामा पढ़ रहे थे जो कि इसने खुद लिखा है। तो हमारी स्क्रिप्ट राइटर बार बार अपने लैपटॉप में अपना अकाउंट चेक कर रही होती है कि उन्हें उनके पैसे मिले कि नहीं मिले। जो कि नहीं मिले होते हैं वो चाहे जितना ही रिफ्रेश क्यों ना कर ले। और इसी दौरान उन्हें उनके मैनेजर का फोन आता है कि तुमने जो स्क्रिप्ट्स लिखी है वो हमारे हीरो को अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो जाकर तुम उसके क्वेश्चंस का आंसर दो। इसी दौरान वो अपने स्क्रिप्ट्स के पैसे की भी मांग करती पर इग्नोर हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आती है। फिर हमारी राइटर बन ठन करके चली जाती है हीरो के सेट में। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वो हीरो के आंसर्स का जवाब देती है कि आपको मेरी स्क्रिप्ट्स क्यों नहीं अच्छी लग रही हैं। तो हीरो बताता है कि स्टोरी बहुत ही लेम है, लोगों को इतना पसंद नहीं आएगी क्योंकि हान शुओ का कैरेक्टर बहुत ही ईजी है, वो बहुत ही आसानी से हीरोइन के प्यार में पड़ जाता है क्योंकि वो तो सिर्फ एक हीरोइन है। फिर वो बताती है ऐसा नहीं है, हीरोइन बहुत ही बोल्ड इंटेलिजेंट होती है और वो बहुत ही सुंदर होती है, तो वो उसके प्यार में तो पड़ ही जाएगा। फिर हीरो उससे कहता है कि क्या तुम कभी एक रिलेशनशिप में हुई हो? तो वो कहता है उससे कि पहले रिलेशनशिप में हो तभी तुम एक अच्छी लव स्टोरी लिख पाओगी। इससे वो बहुत ही नाराज हो जाती है और अपने मैनेजर से उसके बारे में बहुत बुरा बोलती है कि वो उसके स्क्रिप्ट्स को ऐसे कैसे कह सकता है। और तभी उसे उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है और वो फिर जल्दी से जाकर के अपने लैपटॉप में देखती है कि उसे उसके स्क्रिप्ट्स के पैसे मिल चुके हैं, जिससे उसकी सारे डिसअपॉइंटमेंट, सारे डीमोटिवेशन क्लियर हो जाती है। यस गर्ल, पैसे ही हमारी एनर्जी है। और फिर अपने मैनेजर से कहती है कि मैं ही गलत थी, मैं ही नादान थी, अब मैं ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट लिखूंगी और आप सभी को निराश नहीं करूंगी। फिर फोन काटने के बाद वो अपने पैसे को आराम से देखती है और सारी डिजिट्स को अच्छी तरीके से गिनती है कि उसके सारे पैसे हैं कि नहीं, और वो बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर वो यही सोचती है हीरो के लिए कि हाँ, तुमको क्या लगा कि मैं अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिख पाऊंगी? अब मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखूंगी कि तुम्हारे और तुम्हारी पूरी पुश्तियाँ तुम्हारे लिए बहुत ही खुश होंगी कि हमारे परदादा ने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि आज हम इतनी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। और फिर पूरी शिद्दत से इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख रही होती है और कभी कभी पढ़ती भी जाती है कि हाँ, तुमने कितनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, ये लोग तो पागल ही हो जाएंगे। फाइनली वो दिन रात एक करके अपनी पूरी स्क्रिप्ट्स को कंप्लीट कर लेती है और उसको इतना बड़ा एग्जॉस्शन लगता है कि उसको तारे दिख जाते हैं दिन में और फिर वो एक बहुत ही लंबी नींद में चली जाती है।
वैकी वैकी। जब वो उठती है तो वो बहुत ही आराम से उठती है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की हुई होती है, तो उसको अच्छी नींद तो लगी ही होगी, पर उसकी नींद इतनी अचानक से खुलती है जब वो अपने आप को पाती है एक अलग सी जगह में। और फिर जब वो अपने इधर उधर देख रही होती है तो उसको हर एक चीज़ के प्राइस नज़र में आने लग जाती है, क्योंकि वो सब होते हैं बहुत ही ज़्यादा महंगे। और फिर वो ये सोचने लग जाती है कि वो कहाँ आ गई है। फिर उसको लगने लगता है कि अरे वो तो कोई ना कोई क्लब में होगी। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि अरे यार, तुमको जहाँ इतनी जल्दी सैलरी मिली तुमने इतना जल्दी क्यों उड़ा दिया। और फिर वहाँ के लोगों से पूछती है जो कि सिंगर्स और डांसर्स होते हैं कि वो कितने पैसे के हैं। और वो लोग जब बोलते हैं कि हम लोग इतने इतने पैसे के हैं पर हम आपके लिए प्रिंसेस फ्री हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो कहीं तो मेरे पैसे बच रहे हैं। फिर उसको याद आता है कि अरे इसने मुझको क्या बुलाया, प्रिंसेस। वो फिर बोलने उसको फिर अजीब लगने लग जाता है अचानक से। फिर उसको याद आता है कि ये जगह जानी जानी सी लग रही है। तो फिर वो सिंगर्स और डांसर्स के हाथों में चेक करती है कि उन्होंने लोटस और बेल का ब्रेसलेट पहना हुआ है, जो कि एक विशेष जानकारी होती है उसके स्क्रिप्ट की। फिर वो इधर उधर अपने सराउंडिंग में देखने लग जाती है और फिर वो सोचती है कि इसको ये जगह देखनी पड़ेगी कि वो कहाँ गई है। फिर उसको पता चलता है कि वो हुआनियन सिटी में आ जाती है। फिर उसकी जो आधी बची हुई नींद भी होगी वो भी बहुत अच्छी तरीके से उड़ जाती है, क्योंकि हुआनियन सिटी वही सिटी है जहाँ पे वो फीमेल डोमिनेटेड सिटी होती है, जहाँ की औरतें हाई रैंक पोस्ट को पसंद करती हैं और अपने से नीचे यानी कि जहाँ पे मेल्स उनके अंडर काम करते हैं। या जितने भी यहाँ पे हाई रैंक पोस्ट है यानी मिलिट्री के या तो कोई भी ऑफिसर, सब यहाँ पे फीमेल्स होती हैं। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे छोटे पोस्ट होते हैं यानी नौकर या स्लेव्स, वो मेल्स होते हैं। यहाँ की औरतों को बहुत खुशी होती है अगर उनका बच्चा लड़की हुआ तो, पर उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है अगर उनका बच्चा लड़का हुआ तो, क्योंकि उनकी आगे की पुश्तियाँ उनके बढ़ नहीं पाएंगी। और इसके अलावा यहाँ के पुरुषों को पढ़ने का अधिकार नहीं है अगर उनकी रैंक की पोजीशन हाई नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आगे की कहानी में हमारे स्क्रिप्ट राइटर को ये हिट होता है कि वो तो इस स्टोरी की थर्ड प्रिंसेस है, यानी वही प्रिंसेस जो कि बहुत ही स्पॉइल्ड है, जिसको प्रिंसेस सिंड्रोम है और वो इलिटरेट है और बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है। इसके बाद स्क्रिप्ट राइटर को पता करना होता है कि वो अभी किस एपिसोड में है। तो वो वहाँ के सिंगर्स और डांसर्स से पूछती है कि ये अभी कौन सा एपिसोड चल रहा है, जो कि हाँ, उनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है कि ये क्या बात कर रही है। हमारे प्रिंसेस भले ही थोड़ी सी एड़ी है पर ये क्या शब्द बोल रही है। फिर उसके बाद पूछने लग जाती है कि अच्छा तो ये सिचुएशन क्या है। तभी उसका सर्वेंट बाईजी उसके पास आ जाता है और उसको बताता है कि शादियों की सारी तैयारियां हो चुकी है और आपकी ड्रेस भी तैयार हो गई है। तो उसको फिर रियलाइज़ होता है कि ये तो वही रात है जिस दिन उसका मर्डर होने वाला है, यानी कि थर्ड एपिसोड। और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि उसको ये अब उसकी शादी होगी और इसके बाद वो आज ही की रात में मर जाएगी। तो फिर वो बाईजी से कहती है कि उसको शादी नहीं करना है और ये ड्रेस यहाँ से ले जाओ, जो कि हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। कहानी की अगली घड़ी में हम देखते हैं कि पोस्ट हाउस में अभी क्या हो रहा है, जो कि हाँ, वो लोग बहुत ही ज़्यादा इधर उधर देख रहे होते हैं कि वो किस तरह की मुश्किल में फंस चुके हैं। पर हमारे हीरो को, हंसो को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है और वो अपने पोस्टर में अच्छे तरीके से रहते हैं। डोंग कोई आ जाता है और ये वही औरत है जो इन्हीं की यहाँ की सिटीजन होती है, जो इसके पापा के कहने पे यानी हमारे राजा के कहने पर आती है इसकी सिचुएशन चेक करने के लिए। और हाँ, एज लास्ट वो डिसअपॉइंट हो ही जाती है और उसको बोलती है कि तुम क्या प्लान करके आए थे और यहाँ पे किस चीज़ में फंस गए हो। तो हंसो अब ऐसा तो जवाब नहीं दे देगा कि हम तो इंसान है भाई, हम लोग जो भी करना चाहेंगे उसका हमेशा उल्टा ही होता है। तो वो एज ए प्रिंस उसको बताता है कि आप चिंता मत करिए, मैं इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से संभाल लूँगा। और फिर वो जब वूमेन चली जाती है तो उसका बाईजी सर्वेंट उससे पूछता है कि मास्टर अब हम क्या करेंगे। तो फिर वो एज ए ग्रेट प्रिंस उसको बताता है कि किसी भी पड़ाव में चढ़ने के लिए हमको बहुत सारे जटिल पड़ाव सामने आते हैं। और फिर वो एक एक करके उसे अपना प्लान बताता है कि पहली बात, हम पहले पड़ाव में उस थर्ड प्रिंसेस से शादी करेंगे और उसी को उसी रात जहर दे करके मार देंगे। फिर सेकंड स्टेज में हम यहाँ की सेकंड प्रिंसेस यानी झान चूचू से मिलेंगे और अपने रियल प्लान के मुताबिक उसको एक डेथ सिचुएशन में डाल देंगे। फिर मैं उसको एज द रियल हीरो बचाऊंगा, जिसके बाद चूचू मेरे प्यार में पड़ जाएगी और मैं उसका यूज़ करके हुआनियन सिटी का ट्रेजर यानी ड्रैगन बोन पा लूँगा और अपनी ही डिजीर पर मात दे दूँगा। फिर इसके बाद मैं इंपीरियल कोड अपने कब्जे में ले लूँगा और इसके बाद हम लोग यहाँ पे राज करेंगे। इस बात को सुन करके उसका बाईजी सर्वेंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उनकी तारीफ़ करने लग जाता है कि मास्टर आप तो बेस्ट हो। फिर इसके बाद मास्टर उसको बाईजी को कहता है कि जितने भी लोग हमारे प्लान के मुताबिक काम नहीं किए थे, यानी हंसो जब हुआनियन सिटी में एंटर करता है तो उसको झान चूचू को बचाना होता है, पर इसकी जगह वो गलती से हमारी थर्ड प्रिंसेस यानी झांग छियान को बचा लेता है, जिससे कंट्राडिक्शन पैदा हो जाता है। तो वो इस गलती को दोबारा ना हो पाए, उसका प्लान जो फेल हो चुका है वो दोबारा ऐसा ना हो सके, तो वो बाईजी से कहता है कि जो इस प्लान में सबसे बड़ी घड़ी थी जिसने हमारे प्लान को बिगाड़ा उसको मार दो, ताकि एग्जाम्पल सेट हो जाए, ताकि ये गलती दोबारा ना हो। बाईजी
बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि हमने और हमारे जितने साथियों ने गलती की है उनको एक और चांस दिया जाए। तो मास्टर कहते हैं कि हमें एक नए को तो मारना होगा जिससे एग्जाम्पल सेट हो जाए। और फिर बाईजी जाता है और उस घोड़े को मार देता है जिसमें चैन 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 बैठी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये खबर चैन चैन तक पहुंचती है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबराहट में पहुंच जाती है और सोचने लग जाती है कि ये तो उसी के लिए वार्निंग है। और जब ये बोलती है कि ये तो शायद मेरे लिए एक वार्निंग है, मुझे अपने कदम पे पीछे हट जाना चाहिए, तो उसी का सर्वेंट बाईजी तभी बोल देता है कि प्रिंसेस फालतू ही डर रही है। हमारे यंग मास्टर हांसुओ इतना आराम से कैसे हमें वार्निंग दे सकते हैं, वो तो बहुत ही जल्द मरने वाले हैं, उनको तो एक हार्ट डिजीज़ है। तो इसी की बात को वो टाल देती है और वो मनी मन सोचने लग जाती है कि वो आगे के लिए क्या करे। वो सोचने लग जाती है कि अगर वो बाई चांस आज की रात मर जाएगी तो क्या वो अपने रियल वर्ल्ड में पहुँच जाएगी। वो ऐसे ही सोच रही होती है कि बाईजी उसका सर्वेंट उसके पास आ जाता है और उसको बताने लग जाता है कि आप फालतू में चिंता मत करिए और शादी की रस्में आपको पूरी करनी चाहिए। बाईजी अपना ये याब सेशन चालू ही रखता है कि उसको याद आता है कि जब वो बाईजी का कैरेक्टर लिख रही होती है तो उसको एक बहुत ही बड़ा यापर बनाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा बातूनी। तो वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है और बाईजी से कहती है कि तुम 10 शब्दों से ज़्यादा अब मुझसे कोई बात नहीं करोगे। और वो उससे पूछती है कि आज के सारे प्रोग्राम्स मुझको बताओ 10 शब्दों में। तो बाईजी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसको बताता है कि हमको कुछ देर बाद आज की रस्म के लिए जाना होगा। और चैन चैन इस बात को सुन करके बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तो बाईजी से कहती है कि इस रस्म को कैंसिल करवा दो, जिससे बाईजी को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि हमारी रानी साहिबा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। और वो चैन चैन से कहता है कि आप ऐसा मत करिए। तो चैन चैन बोलती है कि मेरी माँ मेरी सारी बातों को मानेगी, मुझे बिल्कुल बुरा फील नहीं होने देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये खबर सारे इंपीरियल कोर्ट में पहुंच जाती है तो ये खबर हमारी सेकंड प्रिंसेस यानी चान चूचू तक भी पहुंच जाती है। तो जो उसका सर्वेंट उसको ये बता रहा होता है तो वो ये कहता है कि पूरे इंपीरियल कोर्ट में एक रूमर यानी एक बात चल रही है कि हमारी थर्ड प्रिंसेस वेट नहीं कर पा रही है हांसुओ के साथ रात बिताने के लिए। तो सेकंड प्रिंसेस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने सर्वेंट से कहती है कि अपनी लाइन मत क्रॉस करो, वो एक थर्ड प्रिंसेस है। फिर इसके बाद हम बाईजी अपने मास्टर के कहने पर एक पॉइजन लेकर के आ जाता है और अपने मास्टर को बताता है कि एक कलरलेस और एक ओडरलेस पॉइजन है कि अगर इसको कोई खाएगा और सो जाएगा तो वो फिर हमेशा के लिए सो ही जाएगा। ये सुनकर के हमारा हीरो हांसुओ एक डेयरी में चला जाता है और सोचने लग जाता है कि चलो आज हम अपनी थर्ड प्रिंसेस से छुटकारा पा ही जाएंगे और फिर हमने अपने सेकंड पड़ाव में पहुंच जाएंगे। फिर हांसुओ अपने प्लान को जब सोच ही रहा होता है तो उसका सर्वेंट बाईजी उसको बताता है एज ए कंसीडरेट सर्वेंट वो उसको एक हथियार देता है कि हमारी थर्ड प्रिंसेस जानी जाती है अपने कुंफू स्किल से, तो अगर बाई चांस कोई घटना हो जाती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये सुनकर के हांसुओ को बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है कि उसका सर्वेंट उसको कैसा मास्टर समझता है कि वो एक लड़की से डर जाएगा, इसलिए फिर उसको अपनी वो एक ब्रिलियंट स्किल दिखाता है कि लो देख लो, इवन दो मेरे पास हार्ट डिजीज़ भले ही हो लेकिन मेरे पास फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल्स है और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। ये सुन करके फिर बाईजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस बारे में वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उनको सूचना आ जाती है कि शादी की रस्म को कैंसिल कर दिया गया है। तो यंग मास्टर आप अपनी शादी की ड्रेस पहन शादी की रस्म के लिए तैयार हो जाए। तो बाईजी जब ये सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो वो बताती है कि हमारी थर्ड प्रिंसेस शन चैन नहीं चाहती हैं कि वो शादी की रस्मों को फॉलो करे और आपसे जल्द से जल्द शादी करना चाहती हैं। ये सुन करके हांसुओ भी कुछ नहीं कहता है और उनकी बातों को मान लेता है क्योंकि वो चाहता है कि जल्द से जल्द उसकी भी शादी हो और वो अपना प्लान को फॉलो करे और फिर अपने पड़ाव में बढ़े। इसके बाद हम देखेंगे हमारी थर्ड प्रिंसेस शन चैन तैयार हो रही होती है कि उनका सर्वेंट उसको बताता है कि आप अगली रस्म जो कि भगवान से प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाए, जो कि हाँ वो भी इसको मना कर देती है। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ के दो कर्मचारी बात कर रहे होते हैं थर्ड प्रिंसेस और यहाँ के मिनिस्टर फेई से कि वो दोनों अपने बचपन में इंगेज हो जाते हैं। पर देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड प्रिंसेस यहाँ पे दूसरे यहाँ के राजकुमार से शादी कर रही हैं। तो वो दोनों इस चीज़ को बताने के लिए कोशिश करते हैं पैसे, लेकिन वो बाद में रुक जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके मास्टर को बुरा लगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पोस्टमैन आ जाता है और उनको बताता है कि हमारी थर्ड प्रिंसेस ने रिचुअल राइट्स को भी मना कर दिया है, तो प्लीज़ आप इसको जानिए। और वो रीज़न बताने के लिए थोड़ा सा हड़बड़ाता है पर नहीं बताता है और हमारे मिनिस्टर पे मान जाते हैं। तो फिर वो पोस्टमैन पूछता है कि आप मुझसे रीज़न नहीं पूछेंगे कि थर्ड प्रिंसेस ने क्यों रिचुअल राइट्स को मना कर दिया है। तो हमारे मिनिस्टर पे बताते हैं कि हमारी जो थर्ड प्रिंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और उनको रिचुअल राइट्स इतनी नहीं पसंद है। तो ठीक है, वो जो करना चाहेंगे मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखा, ऐसे होते हैं ग्रीन फ्लैग वाले पर्सन्स, लेकिन हम लोगों को हमेशा इतना कोई पता नहीं चलेगा। इसके बाद हमारी थर्ड प्रिंसेस तीसरी रस्म को भी शादी की कैंसिल करवा देती है।
तो जब ये रानी साहिबा को पता चलता है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब उनके पति ये चीज़ पूछते हैं कि तुमको क्यों नहीं गुस्सा आ रही है कि हमारी थर्ड प्रिंसेस सारी रिचुअल्स को और सारी रस्मों को नहीं करना चाहती है, तो रानी साहिबा बोलती हैं कि कोई बात नहीं, उसका जो मन है करने दो, वो मेरी बेटी है, वो उसको ऐसे आदत लग चुकी है। फिर जब उनके पति बोलते हैं कि इसकी शादी तो हांशुओ से हो रही है जिसको एक हार्ट डिसीज़ है और वो बहुत जल्दी मरने वाला है, तो हम अपनी बेटी की शादी इससे क्यों करवाएं। तो रानी साहिबा बोलती हैं कि जब ये बहुत जल्द मरने ही वाला है तो कोई बात नहीं, ये हमारी बेटी का भाग्य होगा, ये सब भाग्य पे छोड़ दो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बाईजी और हांशुओ एक जगह बैठे हुए हैं और शादी की आखिरी रस्म को पूरी कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो पति होता है उसको कुछ पड़ावों से निकलना होता है और वो अपने बारे में वो उस पढ़ रहा जो कि उसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद है। तो जब ये बाईजी पूछता है कि ये सब पति को क्यों करना पड़ रहा है, हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो ये सब महिलाएं करती हैं। तो हांशुओ उसको कुछ नहीं कहता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ये जो हो रहा है होने दो। हाँ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको तो अपने प्लान से मतलब है जो कि उसको है थर्ड को रात में मारना। फिर इसके बाद हम देखेंगे हांशुओ को अपना चेहरा ढकना होता है और उसका चेहरा ये उसकी पत्नी ही रात को खोलती है। हाँ, तो ये उल्टा होता है सानो सिटी से हुआनियान सिटी में। ये हमेशा उनके यहाँ पे औरतें करती हैं, पर यहाँ पे हांशुओ को करना पड़ रहा है क्योंकि ये एक फीमेल डोमिनेटेड सिटी होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हांशुओ को एक विशेष प्रकार की रिचुअल करनी पड़ती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा देती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है उस औरत को। इसी दौरान हमारी थर्ड प्रिंसेस की एंट्री हो जाती है और फिर वो अपना नकाब दोबारा से पहन लेता है और वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं ताकि हमारे न्यूली वेड्स पति और पत्नी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैन हांशुओ से पूछती है कि तुम कुछ अच्छा करना चाहोगे कि खाना खाना चाहोगे। तो फिर हांशुओ बोलता है कि आज के दिन तो हमारी शादी हुई है, तो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो चलो एक ड्रिंक क्यों ना हम करें। तभी चैन को याद आता है कि अरे हाँ, उसको तो पॉइजन लेकर के मरना होता है, इसलिए पॉइजन तो उसकी ड्रिंक में होगा। ये जानते हुए भी वो इग्नोर करती है क्योंकि वो चाहती है कि स्टोरी कंटिन्यू हो और वो जल्द से जल्द अपने घर जा सके। फिर इसके बाद उसको लेकिन ये नहीं पता होता है कि ड्रिंक्स का रिचुअल कैसे होता है, तो वो सोचती है कि उसने जो ड्रिंक ली हुई है उसे वो खुद ही पीना होगा। पर एशियन टाइम पे ऐसा नहीं होता था। सेलिब्रेशन के लिए लोग एक दूसरे को ड्रिंक्स पिलाते थे। तो हांशुओ को जानबूझ करके खांसी करने का एक्टिंग करता है ताकि वो फिर से अपने ड्रिंक्स को चेंज कर सके, ताकि अगली बार वो चैन को पॉइजन वाली ड्रिंक पिला सके। पर अगली बार देखते हैं हम कि चैन हांशुओ के तरीके से उसी को ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रही होती है कि हांशुओ फिर से जोर जोर से खांसने लग जाता है। तो चैन को लगता है कि शायद हांशुओ को उस नकाब की वजह से सफोकेशन फील हो रहा है, तो इसलिए हांशुओ की मदद करती है हमारी चैन और उसका नकाब को उतारने की कोशिश करती है। और फिर इसी दौरान हमारा हांशुओ उस पॉइजन वाले ड्रिंक को निकाल देता है और उस ओरिजिनल वाली ड्रिंक को डाल देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब हांशुओ के जो नकाब उतर जाता है तो हमारे जो प्रिंसेस होती है वो अचानक से चौंक जाती है कि अरे तुम तो वही हो ना जो हांशुओ की एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। तो हांशुओ जब ये सुनता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और उसको लगता है शायद ये मुझसे ये कह रही है कि मैंने इसकी ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया है। जब ये चैन सुनती है तो वो कहती है हाँ, तुम तो ये करोगे ही ना। फिर इसके बाद हमारा हांशुओ खांसने लग जाता है जानबूझ करके। तो चैन कहती है अपना ये नाटक हटा दो, मुझे पता है तुमको हर बार ऐसा नहीं फील होता है। फिर चैन जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि इसने मेरी ड्रिंक पे पॉइजन मिला दिया है, इसने मेरी ड्रिंक पे पॉइजन मिला दिया है। और इस तरह उसके सर्वेंट और चैन के भी सर्वेंट, दोनों के सर्वेंट वहाँ पे आ जाते हैं और फिर उन दोनों को लड़ने से रोकने लग जाते हैं। चैन जब बोलती है कि इसने मेरे ड्रिंक्स में पॉइजन मिला दिया है तो कोई नहीं विश्वास करता है, तो इसलिए चैन दोनों ड्रिंक्स को मिला देती है और फिर खुद पी लेती है और फिर सबको दिखाती है कि अगर मुझको पॉइजन महसूस हुआ तो तुम पक्का जेल जाओगे। थोड़ी ही देर बाद चैन को कोई असर नहीं होता है पॉइजन से, जिससे लगता है कि शायद ड्रिंक्स में पॉइजन था ही नहीं। तो फिर चैन को लगता है कि शायद इसने खाने में अपना पॉइजन मिला दिया होगा। तो फिर चैन सारी डिशेस को एक एक करके ट्राई करती है और उसको दिखाती है कि देखो मैं ये डिशेस खा रही हूँ, अगर मुझे पॉइजन फील हुआ तो तुम पक्का गिरफ्तार होगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद चैन को खाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर वो सोचती है कि आखिर पॉइजन गया तो गया कहाँ। फिर उसको लगता है पक्का इसने पॉइजन अपने ओठों में लगता है छुआ लिया होगा, क्योंकि हाँ, हम तो कोई ना कोई एक्ट तो करने ही वाले हैं ना। तो इसलिए वो जाती है उसके पास और अचानक से उसको किस कर लेती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है कि देखना अब तुम मुझ पर पॉइजन जरूर एक्ट करेगा और फिर तुम तो अब पक्का गिरफ्तार होगे। जिससे वो कह देता है हांशुओ उसको भी कि हाँ, तुमने जो मेरे साथ ऐसा किया है तुमको इसकी तो कोई ना कोई सजा जरूर मिलेगी। और फिर इसके बाद धीरे चैन अपने सर्वेंट से कहती है कि इसने मेरे ड्रिंक्स में तो कहीं ना कहीं पॉइजन मिलाया है, मैं तुमको कैसे विश्वास दिलाऊं। अगर मुझे पॉइजन महसूस हो तो इसको तुम गिरफ्तार कर लेना, चाहे जो हो जाए। और तभी चैन को अचानक से चक्कर जैसा आने लग जाता है और वो बेहोश होकर के गिर जाती है और सभी लोगों को लग जाता है कि हाँ, चैन सही थी और हांशुओ ने ही उसकी ड्रिंक्स में पॉइजन मिलाया होगा। तो सभी लोग उसको गिरफ्तार कर लेते हैं
और यहीं से ही हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना हो तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें।